हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हर साल हज़ारों न्यूबॉर्न बेबीज़ अपनी पहली सांस लेने के लिए स्ट्रगल करते हैं। कुछ ही सेकंड्स डिसाइड करते हैं कि बेबी की ज़िंदगी, दिमाग और उसका फ्यूचर कैसे होगा। इस कंडीशन को कहते हैं पेरीनेटल एस्फिक्सिया, यानी बर्थ के टाइम बेबी को ऑक्सीजन का ना मिलना या कम मिलना, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। एक्चुअल में ये पेरीनेटल एस्फिक्सिया क्या होता है, क्यों होता है या कैसे होता है, और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि ये ना हो, और इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। कमिंग टू व्हाट इज पेरीनेटल एस्फिक्सिया। न्यूबॉर्न बेबी को जब डिलीवरी के टाइम एनफ ऑक्सीजन नहीं मिलती, उसको हम पेरीनेटल एस्फिक्सिया बोलते हैं। ये बिफोर भी हो सकता है, डिलीवरी से पहले, या ड्यूरिंग भी हो सकता है, यानी ड्यूरिंग द डिलीवरी, और इमीडिएटली आफ्टर बर्थ भी हो सकता है। जब ऑक्सीजन नहीं मिलती या ऑक्सीजन की जो लेवल है वो कम हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में बेबी का जो हार्ट है वो बहुत स्लो हो जाता है, यानी प्रॉपर काम नहीं करता, और ब्रेन भी डैमेज हो सकता है। उसके साथ साथ जो बाकी ऑर्गन्स है, बॉडी के ऑर्गन्स, वो भी फेल हो जाते हैं। और बेबी मे नॉट क्राई आफ्टर बर्थ, कि अगर ये चीज़ें पहले ही हो रही होती हैं तो जब बर्थ के टाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि बेबी का क्राई करना, तो वो बेबी क्राई नहीं करता है अगर उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। इसको हम बर्थ एस्फिक्सिया भी बोलते हैं, या नियोनेटल एस्फिक्सिया भी बोलते हैं, या एक साइंटिफिक टर्म एक और है, एस्फिक्सिया नियोनेटोरम। ये सब नाम उसी के ही है, पेरिनोटल एस्फिक्सिया। कमिंग ऑन टू बेस्ड ऑन टाइमिंग, कि इनकी क्या क्लासिफिकेशन है। बेस्ड ऑन टाइमिंग ये होता है बिफोर बर्थ, यानी एंटीनेटल, यानी अगर आपको जो बच्चे को ऑक्सीजन जो है वो पहले ही अभी डिलीवर नहीं हुआ है, बिफोर बर्थ है, तो तब उसको अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिले तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। प्लेसेंटल इश्यूज हो सकते हैं कि प्लेसेंटा में कोई प्रॉब्लम है, या ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, या कोई इन्फेक्शन हो गया हो, या कुछ मदर में ही ऐसी कोई बीमारियां हैं जिस वजह से बच्चे को पूरी ऑक्सीजन नहीं जा पा रही, तो ये बिफोर बर्थ है। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग लेबर, यानी डिलीवरी के टाइम। कई बार क्या होता है कि जैसे नॉर्मल डिलीवरी हो रही होती है या सिजेरियन भी हो रहा होता है, तब भी बच्चे को दिक्कत हो जाती है कि प्रोलॉन्ग डिलीवरी, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया डिलीवरी के टाइम, अभी बेबी आउट नहीं हुआ है, या कुछ कॉर्ड में प्रॉब्लम हो गई है जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, या फिर फीटल डिस्ट्रेस हो गया है कि बच्चे की धड़कन पहले ही कम ज़्यादा हो रही है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, ड्यू टू मिकोनियम और एनी अदर प्रॉब्लम। इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, जिसको हम पोस्ट नेटल भी बोलते हैं, कि जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो बच्चा सांस नहीं ले पाता, वो प्री मेच्योर भी हो सकता है, या बाकी बर्थ की कॉम्प्लिकेशंस उनकी वजह से। व्हाई डज इट हैपन, इसके मेटरनल कॉजेज भी होते हैं, प्लेसेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, और बेबी रिलेटेड कॉजेज। जैसे मेटरनल कॉजेज होते हैं कि जो मदर है उसका थ्रू आउट प्रेगनेंसी अगर बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है या बहुत ज़्यादा लो रहता है, उसकी वजह से हो सकता है, या अगर एचबी बहुत कम था उसकी वजह से है, या फिर डायबिटीज़ हो सकती है, या लेबर के टाइम फीवर आया हो, या मदर को सीजर्स वगैरह की प्रॉब्लम है, या यूट्रिन रप्चर भी हो सकता है। प्लेसेंटल या कॉर्ड प्रॉब्लम्स जो होती है कि बच्चे के गले में कॉर्ड अराउंड द नेक है, कॉर्ड प्रोलैप्स हो चुका है, या प्लेसेंटा से पूरी ब्लड सप्लाई में नहीं मिल रही है, जिसको हम प्लेसेंटा इनसफिशिएंसी भी बोलते हैं। बेबी रिलेटेड कॉजेज में प्रीमेच्योरिटी, जैसे मैंने पहले बताया, मिकोनियम एस्पिरेशन कर दिया है, और बर्थ के टाइम कुछ बच्चे को ट्रॉमा हो गया, चोट लग गई, या कुछ कंजेनिटल एनॉमलीज हो सकती है। पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि जो प्लेसेंटा है साइड में, उससे बेबी को कॉर्ड के थ्रू जो ब्लड सप्लाई जाती है रूटीन में, जो नॉर्मल प्लेसेंटा टू ब्रेन ब्लड फ्लो है। लेकिन जब ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है किसी भी कारण की वजह से, चाहे प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी है, वॉट एवर जो भी अदर कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो जो ब्रेन को ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन के जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं और उनको इस्कीमिया हो जाता है। अब इसके साइंस क्या है कि पेरिनेटल एस्फिक्सिया हुआ है, उसका हम किस तरीके से, जो नियोनेटोलॉजिस्ट हैं वो किस तरीके से असेस करते हैं। कि सबसे पहला जो पॉइंट है कि डिलीवरी के टाइम, या चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन के थ्रू हुआ हो, तो बच्चा क्राई नहीं करता है। हाइडली जैसे ही डिलीवरी होती है बेबी शुड क्राई इमीडिएटली। उससे क्या होता है कि अगर बच्चा क्राई करता है तो उसके लंग्स खुल जाते हैं और वो बड़े अच्छे से सांस लेना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो क्राई नहीं करते, तो ऐसी कंडीशन में पेरिनेटल एस्फिक्सिया सस्पेक्ट करना चाहिए। या फिर बच्चे का जैसे ब्रीदिंग नहीं हो पा रही, बच्चा सांस नहीं ले पा रहा, और बिल्कुल लिम्प अपीयर्स। लिम्प का मतलब होता है कि बिल्कुल स्लगिश है उसके, कोई ना कोई हैंड मूवमेंट है, ना कोई लिम्ब मूवमेंट है, कोई मूवमेंट नहीं है उसकी। और उसका जब डॉक्टर हार्ट रेट चेक करते हैं तो वो भी बहुत स्लो होता है,
बेबी यूजली क्योंकि ब्रीद नहीं कर रहा होता, खुद से ब्रीद नहीं कर रहा होता और सांस नहीं ले रहा होता, तो ऐसी कंडीशन में वो ऑक्सीजन उसको मिल नहीं रही है, तो बेबी जो है वो ब्लू हो जाता है, ये बिल्कुल पेल हो जाता है। पोर रिफ्लेक्सेस, मसल टोन नहीं होती कि बच्चा ना हाथ हिला रहा है ना पैर हिला रहा है, कोई उसकी मूवमेंट नहीं है। और किसी किसी केस में सीजर यानी जो फिट्स वगैरह है वो भी दिखाई देते हैं बच्चे में, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन ब्रेन को नहीं जा रही। कमिंग ऑन टू द इफेक्ट्स ऑफ पेरिनेटल एस्फिक्सिया, कि अगर ये पेरिनेटल एस्फिक्सिया हो जाता है किसी बच्चे को तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बॉडी के ऑर्गन्स में क्या क्या दिक्कत हो सकती है। पेरिनेटल एस्फिक्सिया में मेन इशू यही है कि बॉडी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही प्रॉपर। तो व्हेन ऑक्सीजन ड्रॉप्स तो ब्रेन में क्या होता है कि जो नर्व सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिससे सीजर्स हो सकते हैं यानी फिट्स पड़ सकते हैं और लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी हो जाती है। सिमिलरली हार्ट में पंपिंग नहीं हो पाती और बच्चे का जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन हो जाता है, शॉक में चला जाता है। अगर लंग्स में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो उससे सांस नहीं ले पाएंगे। सिमिलरली किडनी, लिवर, जो बाकी ऑर्गन्स हैं वो फेलियर की तरफ चले जाएंगे और वो इसको हम बोलते हैं मल्टी ऑर्गन इफेक्ट हो जाता है, जिसको हम हाइपोक्सिक इस्चेमिक इंसेफ्लोपैथी भी बोलते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा आगे डिटेल में जानेंगे। HIE। कमिंग ऑन टू द डायग्नोसिस पार्ट, हाउ टू डायग्नोज इट। सबसे पहले तो यही है कि बेबीज की कंडीशन क्या है, जब बर्थ डिलीवरी के टाइम क्या हुआ है, वो क्राई किया है या नहीं किया है, उसकी मूवमेंट क्या है, उसके कोई रिफ्लेक्सेस हैं या नहीं। देन इज अबगार स्कोर। ब्लड गैसेस, कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, उससे भी पता चलता है। किडनी और लिवर टेस्ट किए जाते हैं। देन ब्रेन की MRI किया जाता है, उसमें पता लग जाता है कि अगर बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिली तो उसमें कुछ ब्रेन में कुछ एरियाज ऐसे आ जाते हैं जो ऑक्सीजन ना मिलने के कारण अलग हो जाते हैं, उनके एरियाज अलग हो जाते हैं और इसमें सीजर एक्टिविटी हो जाती है। तो इससे हम इसका पेरिनेटल एस्फिक्सिया का डायग्नोसिस बना सकते हैं। कमिंग ऑन टू द ट्रीटमेंट, नाउ दिस इज नियोनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम। इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो लिए जाते हैं कि अगर इस तरीके का बेबी हो तो उसके साथ किस तरीके से हमें डील करना है, जो नियोनेटोलॉजिस्ट हैं वो किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले तो बेबी को वार्म करना है, उसका एयरवे हो सकता है उसके कुछ माउथ में कुछ सिक्रीशंस हो, कुछ फंसा हो तो उसको क्लियर करना है, सक्शन आउट करना है। बेबी को थोड़ा स्टिमुलेट करना है, टैप करना है और साथ के साथ उसको बैग एंड मास्क वेंटिलेशन से थोड़ा उसको ऑक्सीजन भी देनी है। अगर हार्ट रेट उसका कम है, हार्ट प्रॉपर नहीं चल रहा, तो उसको चेस्ट कंप्रेशंस भी देनी है। साथ में कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो हार्ट को स्टिमुलेट कर लेते हैं। तो ये नियोनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम होता है। ये बेसिक स्टेप्स होते हैं जो अगर ऐसी कोई पेरिनेटल एस्फिक्सिया की सिचुएशन फेस करता है डिलीवरी टाइम में, बेबी के डिलीवरी में, तो हमें ये फॉलो करनी होती है। जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसमें बेबी अच्छे से क्राई कर रहा है, तो अगर बेबी क्राई नहीं करता तब प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। ये कोई बेबी है, जैसे ये प्रीमेच्योर बेबी है, इसको सांस लेने में दिक्कत थी, तो इसके जो मुंह में जो एंडोट्रेकियल ट्यूब डाली हुई है जो जिससे इसको सांस दिया जा रहा है और मशीन से वो कनेक्टेड है। कमिंग ऑन टू निकू ट्रीटमेंट आफ्टर रिससिटेशन, यानी नियोनेटल ICU में, कि जब थोड़ा रिससिटेट हो गया है उसके बाद हमें उसको निकू शिफ्ट कर देते हैं। उसमें इसको ट्रीटमेंट जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो किया जाता है। थेरेपेटिक हाइपोथर्मिया, ब्रीदिंग सपोर्ट यानी वेंटिलेटर पे इसको रखा जाता है। साथ में उसको कुछ फ्लूइड और उसके इलेक्ट्रोलाइट्स चेक किए जाते हैं। अगर उसको सीजर आ रहे हैं, फिट्स आ रहे हैं, तो उसके लिए मेडिसिन स्टार्ट की जाती है। शुगर लेवल्स चेक किए जाते हैं, जो किडनी के टेस्ट हैं, यूरिन आउटपुट है, वो चेक किया जाता है। और साथ ही साथ इन्फेक्शन, कई बार ये बच्चे जो होते हैं वो इन्फेक्शन प्रोन होते हैं, तो उसको इन्फेक्शन को भी ट्रीट किया जाता है। ये आप निकू देख पा रहे हैं, इसमें एक मशीन्स होती हैं और जो बेबी है उसकी केयर की जाती है निकू में। कमिंग ऑन टू आउटकम्स इन पेरिनेटल एस्फिक्सिया, ये शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म तो जैसे आपको पता है कि अगर बेबी क्राई नहीं किया है बर्थ के टाइम और आप बेस्ट एफर्ट्स के बाद भी उसका हार्ट नहीं आया तो डेथ भी हो सकती है और कई बार उसको सीजर्स पड़ जाते हैं, तो ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट होते हैं। लॉन्ग टर्म जो होते हैं वो बाकी बॉडी ऑर्गन्स, क्योंकि उसमें लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिल पा रही काफ़ी टाइम के लिए, तो उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। जैसे मोटर इफेक्ट्स होते हैं, सेरेब्रल पैल्सी हो जाती है, CP के बच्चे जिसको बोलते हैं, और सेंसरी जैसे हेयरिंग लॉस, उनको सुनाई नहीं देगा या उनकी आइज़ कमज़ोर हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, चल नहीं पाएंगे, मेमोरी डिसफंक्शन होएगा और उनको जो परफॉर्मेंस है उनकी स्टडीज़ में या किसी में वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी और इरिटेबिलिटी रहेगी। साइकोटिक सिम्टम्स हो सकते हैं या फिर ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम भी हो सकता है। ऑटिज्म भी एक इनमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट में आता है इसको। ये एक एंटिटी जैसे मैंने शुरू में डिस्कस किया था, हाइपोक्सिक इस्चेमिक एन्सेफेलोपैथी,
तो हाइपोक्सिक का मतलब होता है ऑक्सीजन ना मिलना, इस्केमिक मतलब शॉर्टेज ऑफ ब्लड फ्लो टू ब्रेन, ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही क्योंकि ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं जा रहा, जिसकी वजह से इंसेफ्लोपैथी हो जाती है, जिसको हम ब्रेन डैमेज भी बोलते हैं। तो ये आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, अलग अलग एरियाज में जब ब्रेन के एरियाज में ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पाता तो उसके कुछ फोकल एरिया जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और उन एरिया से जो कंट्रोल होती हैं बॉडी की मूवमेंट्स वो डैमेज हो जाती है। तो एचआई के सिम्टम्स होते हैं जैसे सीजर डिसऑर्डर, मोटर डेफिसिट्स हो सकते हैं, बोलने में प्रॉब्लम्स होती है, सीपी हो सकता है, सेरेब्रल पैल्सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, हियरिंग इंपेयरमेंट्स हो सकती हैं, डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज हो सकती हैं, या फिर विजुअल डिसेबिलिटीज हो सकते हैं। ये मल्टीपल भी हो सकती हैं एक ही बच्चे में, या एक एक दो दो सिम्टम्स भी हो सकते हैं। ये ऑलरेडी मैं बताया आपको कि जैसे ऑक्सीजन जो है लेवल जो ब्रेन के लिए डाउन हो जाते हैं या लंग्स में नहीं जाते हैं तो उससे एचआई हो सकता है। कमिंग ऑन टू द प्रिवेंशन पार्ट कि इसको किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है। रेगुलर एंटीनेटल चेकअप्स होने चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि चेकअप डिलीवरी से पहले जो एएनसी चेकअप होते हैं वो प्रॉपर नहीं करवाते, जैसे जो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर बोलता है तब नहीं आते हैं, तो वो हमें बड़े रेगुलरली फॉलो करने पड़ेंगे। साथ के साथ बीपी, डायबिटीज़ और एनीमिया का कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड दे शुड बी स्किल्ड डॉक्टर ड्यूरिंग डिलीवरी। ये नहीं कि भी आप कहीं मतलब अपने घर पे या कहीं ऐसे लोकल डॉक्टर से ही डिलीवरी करवाएं। और साथ में फीटल हार्ट रेट की मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है कि अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो उसी टाइम ही उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, ये नहीं कि फीटल हार्ट चेक ही नहीं किया है। और इमीडिएटली ट्रांसफर टू हॉस्पिटल इफ कॉम्प्लिकेशंस अराइज, कि अगर कोई दिक्कत होती है तो हमें प्रॉपर जो सेंटर है, डेजिग्नेटेड सेंटर है, वहाँ पे पेशेंट को शिफ्ट करना चाहिए। जैसा कि हमारे नेशनल प्रोग्राम्स में है कि अवॉइड होम डिलीवरीज अब नहीं करनी है। और साथ में प्रॉपर निकू फैसिलिटीज़ होनी चाहिए हाई रिस्क बेबीज़ के लिए। जहाँ पे निकू फैसिलिटी नहीं है और आपके जो मदर है उसको काफ़ी रिस्क फैक्टर्स भी हैं जैसे हाई बीपी या शुगर, तो वहाँ पे डिलीवरी नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर निकू फैसिलिटी होनी चाहिए, तभी आपको वहाँ डिलीवरी करानी चाहिए। So friends, perinatal asphyxia is an emergency, but early action saves life. So you should deliver in a well-equipped hospital with a trained pediatrician and neonatologist with NRP trained staff. जितनी जल्दी पता लगेगा उतनी जल्दी resuscitation होगी और उतना better outcome होगा। Early recognition, early resuscitation, better brain outcome. Every newborn deserves the best possible breath of life. Awareness, timely care, and proper delivery support can prevent tragedy and protect a child's future. Share this video and help spread awareness. Thank you.